अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, एक तरफ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को लेके आलमी मंजरनामा बड़ा ही कशीदा नज़र आ रहा है और जंग के बादल एक तरह से छाते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। अगरचे इस अरसे के दौरान हमने देखा है कि IMF से प्रोग्राम भी मिल गया 7 अरब डॉलर का, और जो महंगाई के इशारे थे वो भी नीचे आ गए, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो नीचे आने के बजाय मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। और वजह वही है 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात, उसके बाद उसका आउटकम है क्योंकि मखसूस नशिस्तों का मामला हो या फिर अब आइन के अंदर बड़ी तरामीम जिसके नतीजे में इस मुल्क में एक नई अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। शायद ये भी कहा जा रहा है कि सिविलियंस के मामलात को फ़ौजी अदालतों में ला जाने का रास्ता भी हमवार किया जा रहा है। और ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर न सिर्फ सियासतदान बल्कि इस मुल्क के जो वकला हैं वो भी मुतरज़ हैं। हुकूमत वक्त बड़ी कोशिश कर रही है कि पार्लियामान में नंबर्स पूरे कर लिए जाएँ। पहले मरे में इंप्रेशन ये दिया गया था कि शायद नंबर्स पूरे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने एक पोजीशन ली और उसके बाद अब ये सिचुएशन अभी तक हुकूमत वक्त के कंट्रोल में नहीं है। गोया कि उन्हें एक तरफ मनाने की कोशिश हो रही थी, दूसरी तरफ आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में एक बेंच फैसला दे गया था कि फ्लोर क्रॉसिंग की शक्ल में वोट देने वाले रुकन का गोया के जो वोट है वो भी शुमार नहीं होगा और वो डिसीट भी होगा। गोया कि अब उस पर रिव्यू पटिशन है जिसको बड़ी उजलत में बड़ी तेज़ी से सुना जा रहा है। आज उसकी दूसरी समाअत थी और इस दौरान जब PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो अपने मुवक्किल से मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ हिदायत देना चाहते हैं, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि यह अमल भी बड़ी जल्दी मुकम्मल होना चाहिए। वो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि मुमकिन हो तो आज रात में इस मुशावरत के अमल को मुकम्मल किया जाए। तो देखना है नाज़रीन कि जिस अंदाज में हुकूमत की तरमीम करने जा रही है और इस सारी सूरत हाल को हैंडल कर रही है वो किस हद तक मुनासिब है और कैसे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इंतशार है वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल में आप ट्रैवल करके आ रहे थे वो तो बहुत शुक्रिया सर। जो सिचुएशन चल रही है अब ये तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट जिस अंदाज में हुकूमत मामलात को आगे लेके चल रही है, आप तो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको लगता है कि उसके बाद हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम भी मिल गया, हुकूमत ये भी क्लेम कर रही कि इन्फ्लेशन फिगर्स भी नीचे चले गए हैं, सियासी इस्तेकाम आता हुआ नज़र आ रहा है आपको सर? सियासी इस्तेकाम तो कभी नहीं आएगा ऐसे हालात में। अच्छा, कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, जब आप रात के अंधेरे में तरमीम कर रहे हो, मुल्क की जुडिशरी जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग को फ़रोग़ दे रही हो, तो इस्तेकाम कौन सा आएगा? ये जो बड़ी खाम ख्याली है। देखिए, IMF प्रोग्राम में जाना, कर्जा हासिल होना ये कामयाबी नहीं है, ये नाकामी का एतराफ़ होता है। इसमें कोई यहाँ खुशी मनाने की बात नहीं बल्कि अफसोस की बात है कि हम आज तक IMF प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं उन ज़रा गौर से देखें वो हैं क्या। तेल की कीमतें नीचे जाती हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है, सही है। लेकिन और जो अर्बन जो है वो 13% से आज भी ऊपर है, जो अर्बन इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि कीमतें कम हो गई हैं, कीमतों में जो इजाफे की शरह है उसमें कमी आई है। वो सब तेल से लिंक्ड है, कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड है। हुकूमत की कौन सी पॉलिसी है जिसने मुल्क की मईशत को बेहतर किया है, उस पॉलिसी का नाम मुझे बता दें। तो आज ये बड़ी अजीब हालात हैं और ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मईशत ठीक नहीं होगी। सियासी इस्तेकाम जो कुछ हो रहा है, हुकूमत की सोच उसकी आइनी तरमीम से वाज़ेह है कि आज वो इस मुल्क की अदलिया को अपने पर कब्ज़ा करना चाहती है, रात के अंधेरे में बगैर पाकिस्तान के अवाम को दिखाए तरमीम करना चाहते हैं। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। तरामीम जो होती हैं ये मुस्तकिल होती हैं, अवाम के सामने तरामीम रखें, मुल्क में एक डिबेट हो, क्यों तरामीम लाए हैं, क्या मकसद है, क्या उनके असरात हैं। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी उजरत भी आपने देख ली है। अजीब अजीब माहौल मुल्क के अंदर बन गया।
तो अब इनफैक्ट कोई जान नहीं पा रहा है कि इसके पीछे मकासद। आपने तो बताया कि शायद मुल्क की अदलिया पर कब्जा करना चाह रहे हैं, बट ये सियासतदानों की ख्वाहिश है या आपके ख्याल में कोई और स्टेक होल्डर्स हैं जो चाह रहे हैं कि ये सारा? जिसकी भी ख्वाहिश है, ये मामलात हमेशा मुल्क के लिए मनफी साबित हुए हैं, इनके बहुत बुरे असरात मुल्क पर पड़े हैं। लेकिन मैं आज अदलिया पे हैरान हूँ कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मतलब ये 63A का जो मामला है, 63A बड़ी सोच समझ के बनाया गया था। सही। अब आप ये चाहते हैं कि उसके असरात को हम कमज़ोर कर दें, डाइल्यूट कर दें उसके असरात। सही। कि तुम फ्लोर क्रॉसिंग कर लो, उसके बाद तुम पे यानी तुम नुकसान पहुंचा दो अपनी जमात को, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसके बाद तुम डिस्क्वालीफाई हो जाए, जो भी जमात तुम्हें करे। डिस्क्वालीफाई होंगे तो यही अदालतें स्टे दे देंगी, फिर क्या होगा? यकीनन। तो मतलब आप या दूसरी जमात जो है, जो हुकूमत वक्त है, वो कहेगी या तुम्हें मैं इलेक्ट करा दूंगा, सेनेटर बना दूंगा। यानी आप आज हॉर्स ट्रेडिंग को मुल्क के अंदर फ़रोग देना चाहते हैं। लेकिन कल भी जब जस्टिस काजी फैसल साहब ने पूछा है दरख्वास्त गुजार से, पिटिशनर से, तो उन्होंने कहा कि जी बरतानिया में, अमेरिका में अरकान पार्लिमान अपनी राय में आज़ाद हैं, गोया कि वो पार्टी से डिसेंड कर सकते हैं अगर लगता है कि कोई कानून ऐसा आ रहा है कि जिससे मफाद आमा मकसूद है। तो यहाँ पे भी तो इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि सर बड़ा स्लो है जस्टिस का निज़ाम, लोगों को इंसाफ बड़ी ताख़ीर से मिलता है। तभी वो कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हम उधर लेके जाते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट जो बर्डनाइज हुआ है उसको ज़रा थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे, लोगों को सस्ता इंसाफ मिलेगा। बुराई तो नहीं लग रही सर? कभी जुडिशरी ने बात की है कि हम स्लो हैं या हमें नई अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए? वो तो एक अलग मामला है ना। जो आज आप कर रहे हैं इसमें क्या उजलत है? आप क्या कहते हैं कि आज़ादी राय ठीक है, सही, उनके मखसूस हालात हैं, हमारे अपने मखसूस हालात हैं, हम इस सब मामले से गुजरे हैं। ये जब बनाया गया था तो इसीलिए बनाया गया था कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका रास्ता रोका जा सके। उस वक्त हमने ये कोशिश की थी कि कम से कम जो वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस हों या तरामीम हों, इन पे ये लागू रहे, लेकिन बाकी मामलात में जहाँ पर हुकूमत के यानी मामलात का इशू ना हो, कोई ऐसा बिल हो जो जिस पर कोई शख्स अपनी राय रखता हो, उससे वो इख्तलाफ कर सकता है, उसमें उसको इजाज़त मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तो आप खुला इजाज़त, आज आप अपने आज के सियासी माहौल को देखें, असम्बलियों को देखें, जो मेम्बरान हैं उनकी कैफियत क्या है, वो कैसे इलेक्ट होके आए हैं। तो आप इन हालात में मज़ीद मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग को, सियासतदानों की बदनामी को फ़रोग देना चाहते हैं। सही। बट आपको क्या लगता है ये जो मौलाना साहब ने इनिशियली जो स्टैंड लिया सबके लिए बड़ा हैरान कुन था, तो आपका क्या ख्याल है कि वो भी समझ रहे हैं कि क्योंकि पार्लिमान की लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं, फिर जो तहरीक इंसाफ भी कह, जो हकीकत भी है कि ऐवान बाला भी मुकम्मल नहीं है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स का इंतखाब नहीं हो पाया, तो उनकी जो राय है आप समझते हैं कि बड़ी मुस्तनद है, या वो कहीं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो डील अच्छी जब तक नहीं मिलेगी तब तक उसी तरह की पोजीशन के साथ चलेंगे? देखिए, डील के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन इस सारे मामले में और उन इल्ज़ामात में हकीकत बड़ी कम होती है। हम सब में डील के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन आज तो हुकूमत खुद डील करना चाहती है, वो ऑफर कर रही है, और उसको अदालत जो है वो उसकी मदद कर रही है डील करने में। अच्छा, आपके ख्याल में सहूलतकारी हो रही है कि आप जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको खरीद लें और तरमीम कर लें, और उसके बाद जो उनके साथ होगा अदलिया स्टे दे देगी, कुछ और मामला पैदा हो जाएगा। मौलाना साहब के जहाँ तक मेरा इस मामले का तज्जिया है ये है कि मौलाना साहब इन तरामीम का बोझ अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते थे। ये तरामीम अगर हो जाती तो सारा पाकिस्तान, शिराजी साहब समेत, ये लिखते और कहते कि मौलाना साहब ने तरामीम कर दी हैं। जिस तरह बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी वो आज भी मुस्लिम लीग नून के गले पड़ी हुई है कि सहूलतकारी की। जी, वोटें सब ने दी थी, मुस्लिम लीग नून एक भी वोट ना देती तो वो एक्सटेंशन हो जाती। अच्छा, अब वो तो हो जाती अक्सरियत हुकूमत की अक्सरियत चाहिए थी। आज ये तरामीम मौलाना साहब के बगैर नहीं हो सकती। तो मौलाना साहब की पहली तो ख्वाहिश ये होगी मैं देखूँ कि तरामीम है क्या। मैं बगैर देखे तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनको मुख्तलिफ किस्म की तरामीम दिखाई गई, कभी ये दिखाई गई, कभी वो दिखाई गई, तो वो खुद भी शायद कंफ्यूज हो। लेकिन सबसे बढ़कर एक ऐसी तरामीम जिनको अवाम कबूल ना करते हों, जो किसी ने देखी ना हो,
उन पर मौलाना साहब ये सियासी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज बड़े अरसे बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब भी बोले हैं, उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की है सर। एक तो ये कि वो ये कह रहे थे कि शायद मुझे ये अफसोस रहेगा कि वो शख्स के जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न कर रहा था, उसकी हुकूमतें हर बार ख़त्म की। लेकिन साथ में जो और उन्होंने आज एक तरह से कंपैरिजन ड्रा किया है कि मशरक़ वस्ता से किसी ज़माने में बल्कि इन सेंट्रल एशियन स्टेट से कभी लुटेरे आया करते थे पंजाब की तरफ, इस खत्ते की तरफ। आज खैबर पख्तूनख्वा से जो इसी तरह के लोग कुछ आ रहे हैं और पंजाब पे हमला आवर हैं। ये जो इक्वेशन ड्रा उन्होंने की है, इससे लगता नहीं है कि एक सूबाइयत को और एक तासुब को उन्होंने हवा दी है। और 3 बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी के सरबराह हैं, ये जो गुफ्तगू की है, आपको लगता है कि सिचुएशन को और ज़्यादा बॉयल अप करेगी कि नहीं? नहीं, मैंने तकरीर सुनी नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के जो आ रहे हैं यहाँ पे और जो बातें कर रहे हैं, उस बात को, मैं उनकी बात सुनकर ही इस पर कोई बात कर सकूँगा। लेकिन मैं परसों पेशावर में था, प्रोग्राम था फाटा के हवाले से कि फाटा में क्या प्रोग्रेस हुई है जब से वो इंतज़ाम हुआ है। तो वहाँ पर भी ये बात बहुत से लोगों ने की। अच्छा, कि ये हम क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या पंजाब कोई दूसरा मुल्क है कि हम यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं जलसा अटेंड करने, और आपने रास्ते में, आप यकीन, मैं अगर खुद ना देखता तो मुझे यकीन ना आता। अच्छा, रेत की दीवारें खड़ी की हुई हैं मोटरवे पे, रेत की दीवारें। कंटेनर से एक और अब नया स्टेप आ गया है, रेत की दीवारें। कहते हैं यार हमें इजाज़त नहीं है जलसा अटेंड करने की, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो पिंडी में हो। वो कहते हैं अब क्या हमें कोई दूसरे, कहते हैं कल हम भी यहाँ दीवारें खड़ी करके दें फिर क्या होगा? सही। तो ये बड़ी संजीदा बातें हैं। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। जलसों से क्यों घबराते हैं आप? जलसे होने दें। पूरा दारुल हुकूमत आपने जलसे के लिए बंद कर दिया। सही। यहाँ क्या तासुर लेंगे? 65 मुल्कों के सफीर यहाँ बैठे हैं। आज भी पूरा रेड जोन मैसूर था, बिल्कुल अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं था, ना बाहर आने का रास्ता था। पता नहीं, जिस मुल्क की दारुल हुकूमत का ये हाल हो तो हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। सही। और आज खैर उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी बात की कि किसी ज़माने में वो कहते थे कि जी उनको वो रस्सा डाल के उनको घसीट के निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो कह रहे थे कि तकब्बुर और ये जो गरूर था, उनको चाहिए कि उसको तर्क करके ज़रा आजिज़ी अख्तियार करें। और डेफिनेटली शायद ये कहना चाह रहे हूँ कि गुफ्तगू की तरफ आया जाए। तो क्या कहते हैं आपके, उनका जो उनके लिए एक तरह से वो पीस ऑफ एडवाइस था, वो कितना आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, इमरान खान साहब जो कुछ माजी में आप कहते हैं सियासी लीडर, वो फिर आपको बाद में आके सुनना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल वो सबके साथ हुआ है। सही। अभी हमने कहा फलाने को ये करेगा, मैं इनको ये करूँगा, इमरान खान साहब ने कहा मैं इनको ये करूँगा। तो अब जब वो शिराजी साहब जो रील चलाते थे फिर आपसे जवाब नहीं होता, तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। हाँ। लेकिन आज मैं हमेशा, आपको हर एक को ज़रा थोड़ा एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, एक कदम पीछे नहीं, और बात मुल्क की करें। सही। इमरान खान साहब भी आज अगर मुल्क की बात करें उनको पजीराई मिलेगी। अगर वो अपनी ज़ात की बात करेंगे, अपनी जमात की बात करेंगे, इस बुनियाद पे नेगोशिएशन करना चाहेंगे, तो फिर मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। तो वो तो ये कहता है ना कि हुकूमत वक्त के पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, तो जिनके साथ गुफ्तगू करना चाहते उन्हीं के साथ करना चाह रहे हैं। मैंने मुल्क की बात करनी है, सब टेबल पे बैठे हैं। मैं जो कहता हूँ, मैं हमेशा 1.5 साल से कह रहा हूँ, आप अपने इख्तलाफात एक तरफ रख दें, अपनी जो दुश्मनी हमने बना दी है सियासत को एक तरफ रख दें, ये कुर्सियाँ भी एक तरफ रख दें। ये चंद लोग बैठे एक टेबल पर, सियासतदान हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, 7-8 लोग हैं, 6-7-8 जो भी आप समझें, और एजेंडा ये हो कि हमने मुल्क को आगे कैसे चलाना है। ये एजेंडा कि तुमने मेरे साथ क्या किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, और ये इन सब को छोड़ दें एक तरफ। किसी ने मुल्क का कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, वो हवाले कर दें अदालतों के, जो भी होता रहे। मुल्क के लिए एजेंडा तय करें, हमने मुल्क को आगे कैसे चलाना है। क्या हमने मुल्क को कंटेनर से चलाना है, सड़कों में कंटेनर रख के चलाना है? क्या हमने रेत की दीवारें बनाकर चलाना है? क्या हमने मईशत को कैसे तरक्की देनी है? मुल्क की बात करें, एक एजेंडा तय करें, और उसको अगले 3-4 साल सारे मिल के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें, फिर ये मुल्क आगे चले। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नवाज साहब, हमने 70-80 की दहाई में, 90 की दहाई में देखा नवाबजादा नसरुल्लाह या इस तरह की जो दीगर कदावर शख्सियात थी, अगरचे बाज़ का तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं भी होती थी, बट वो इनिशिएटिव लेते थे, सियासतदानों को इंगेज करते थे और कोई एक रास्ता निकालते थे। आप सर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी को आप एक तरह से हेड कर रहे हैं, वो एक आपका पॉलिटिकल स्टेचर है, तो आप नहीं लगता कि मुल्क आपका भी है और कोई इनिशिएटिव आपके एंड पे भी होना चाहिए, जाके लोगों से गुफ्तगू की जाए, उनको समझाया जाए कि आएँ डायलॉग टेबल पे गुफ्तगू करें ताकि टेम्परेचर नीचे जाए और इस मुल्क को बेहतर रास्ते पे लेके जाया जाए? ये आप समझते हैं कि नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, लिहाजा चुप करके बैठे रहें और देखते रहें कि क्या हो रहा है? सुनने का माहौल नहीं है हमारी। ये बदकिस्मती, जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम सुन नहीं सकते, हमारे कान बंद हो जाते हैं। अच्छा, बाद में ख्याल आता है कि गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए था, फिर पछताते हैं, उस वक्त देर हो चुकी होती है। बहरहाल आपके टीवी प्रोग्राम से मैं जाता हूँ, मैं यही बात करता हूँ, आज से नहीं कर रहा, पिछले जब से हुकूमतें आई हैं कर रहा हूँ कि खुदा के लिए आज अपने मुफाद को एक तरफ कर दें, अपनी सियासत को एक तरफ छोड़ दें, अपने इदारों को एक तरफ छोड़ दें, अपनी कुर्सियों को एक तरफ छोड़ दें, आज बैठकर एक एजेंडा तय करें, मुल्क हमने आगे कैसे चलाना है। सही, इससे आपको हकीकी तरक्की मिलेगी। मैं आपको जिस दिन ये 6-7 लोग आपको एक टेबल पे बैठे नजर आए और मुल्क की बात करते हुए नजर आए, सही, मुल्क के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। क्या इनको इस बात की समझ नहीं है? क्या उनको मैं उनके पास जाऊं, उनको बताऊं कि तुमने ये करना है? सबके हुबुल वतनी के दावे हैं। तो सर इस बहाने आपकी मुलाकात हो जाएगी, बरसे से मिले भी नहीं है ना, तो मियाँ साहब के पास नहीं, मैं हर एक से मिलने को तैयार हूँ। मैं आपके मशवरे पे कोशिश करता हूँ। हमने इसके अलावा भी एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है। अच्छा, हमने इस्लामाबाद में बुलाए थे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से 15-20 लोग। अच्छा, अब हम कराची में बुला रहे हैं। हम उनसे मशवरा करते हैं कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। इस ये जो दलदल सी बन गई है, जहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि धंसे जा रहे हैं, इससे कैसे हमने निकलना है। लेकिन सबने यही बात की जो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन अगेन डेफिनेटली आपकी भी नीयत अच्छी है, गुफ्तगू भी बड़ी मज़े की कर रहे हैं, बट जो बुनियादी सवाल है सर, और जिसका शायद इजहार इमरान खान भी करते हैं कि शायद सियासतदानों के पास कुछ नहीं है, तो आपको लगता है कि सियासतदान कोई भी फैसला करने में आज़ाद हैं या उनकी डोरे भी कहीं से हिल रही हैं और वो अपनी मर्जी के फैसले या मुल्क की मफाद में फैसले अगर करने भी चाहें तो उनके पास पेश नहीं है? सर, अगर डोरे कहीं और से हिल रही है तो फिर आप सियासतदान नहीं है, फिर पॉलिटिकल लीडर नहीं है। बट मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ सर, जो जिसकी डोरें हिलाई जाती हैं, फिर छोड़ दें, फिर सियासत छोड़ दें। लेकिन मैं इस बात से कतई नज़र, कौन डोरों से हिल रहा है, कौन डोरे हिला रहा है, ये एक तमाशा हमने मुल्क से 17 साल में लगाया हुआ है। ना ये डोर वाले कुछ कर सके हैं, ना जो डोर से आगे हिल रहे होते हैं वो कुछ कर सके हैं। मुल्क के हालात कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आज डोरे हिलाने वाले, डोरों से हिलने वाले, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने वाले इन बातों को एक तरफ रखते हैं, बैठे एक टेबल पर संजीदगी से। क्या बात नहीं कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता टीवी पर बात आए, खुल के बात करें, वहाँ पर आप बात करें, वो बताएं यार कि मेरा क्या मसला है, मैं क्या सोच रहा हूँ। मुल्क की बात करें, अपनी ज़ात की मत करें। ज़ात में जाएंगे तो इस हमाम में किसी पे कपड़े नहीं है, सही, किसी के कोई कपड़े नहीं पहने हुआ, इसलिए उन बातों को इधर छोड़ दें, मुल्क की बात करें। आगे का रास्ता क्या है, हर पॉलिटिकल लीडर अपनी तरफ से आगे का रास्ता दे, एक एजेंडा तय करें, उस पर अमल करें। सही है। और किसी ज़माने में आप तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात भी किया करते थे। ट्रूथ रिकंसिलिएशन भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो ट्रूथ भी वो करने दें। वो आपके जहन में हम जो एहतसाब वगैरह की बात करते हैं, हकायक की बात करते हैं, वो हकायक अवाम के सामने आ जाएं, क्योंकि हमें मुल्क की तारीख का पता ही नहीं है कि मुल्क में हम क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या तमाशे हमने लगाए हैं, किसने लगाए हैं। तो और अब वो लोग भी फोत होते जा रहे हैं जो तारीख का हिस्सा थे। लेकिन आज मियाँ साहब बात कर रहे थे कि इनफैक्ट वो तो चाह रहे थे इस मुल्क को एक तरक्की की राह पे गामजन करें, बट उनकी हुकूमतें हर बार ख़त्म की गई। आप तो उनके बड़े पुराने रफ़ीक रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, तो आपको लगता है वाकई कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई या कहीं हुकूमत वक्त की भी गलतियाँ थी जिसका वो शिकार हुए और उनको हुकूमत से जाना पड़ा? उनके इस बयान को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, हुकूमत वक्त की गलती हो, उसको निकालने वाले पाकिस्तान के अवाम होते हैं बैलेट बॉक्स पर, किसी और को हक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये हुकूमतें ना निकाली जाती, आज मुल्क के हालात फ़र्क होते। हमने एक तमाशा लगाया ना, 88 में हुकूमत आई, 90 में फारग, 90 में आई, 93 में 2 दफ़ा फारग, कोर्ट ने बहाल किया, फिर फारग, फिर 94 में एक आई, वो 96 में फारग, 97 में आई, 99 में फारग, सही, फिर एक इलेक्शन चोरी करके 2002 में हुकूमत बना ली, एक नई जमात आ गई,
और 8 फरवरी का इलेक्शन भी चोरी हुआ है कि नहीं हुआ आपके ख्याल में? कौन से? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है, इसमें भी जो सर मैंडेट हर इलेक्शन चोरी हुआ है। अच्छा। हर एक नए तरीके से चोरी हुआ है। 2008 सबसे कम शिद्दत चोरी की थी 2008 के इलेक्शन में थी। सही। 2013 में केपी के अंदर खुल्लम खुल्ला सूबाई सीट दे दो, कौमी ले लो, ये हुआ। मुस्लिम लीग नून की ताकत को कम किया गया कि ये अक्सरियती हुकूमत ना बना लें। सही। 2018 में खुल्लम खुल्ला इलेक्शन चोरी, सही। 2022 में खुल्लम खुल्ला इलेक्शन चोरी हुआ। सही। तो बात फिर कहाँ पर पहुंची है? आज न मुल्क आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, एक जमूद है मुल्क के अंदर। लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी नीयत पे शक ना करें, अगर हमने इसकी ओनरशिप ली हो तो अवाम के मफाद में सब कुछ हो रहा है और पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। तो सर ऐसी पुरानी जमात जिनकी तारीख़ है और इस वक्त बिलावल साहब तो बड़े फोर फ्रंट पे आके सारे मामले की ओनरशिप ले रहे हैं, तो कल वो सुना कि अदालत भी आ रहे हैं, तो फिर भी आपको शक है कि जो कुछ हो रहा है इससे अवाम की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होगी, इससे डिक्टेटर की राह निकलेगी, इससे शख्सी आज़ादियाँ और अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, फिर भी आपको शक है? देखिए, जो जमातें रात के अंधेरे में तरमीम पढ़े बगैर अपने मेंबरान से वोट करा के तरमीम को पास कराना चाहती हों, उनकी जमहूरी इक़्तिदार क्या है? उनकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जमहूरियत की दावेदार थी, बेनज़ीर साहब की पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की दावेदार थी, तो आज वो रात के अंधेरे में तरमीम पास कर रही है। क्या वो ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम को तरमीम देखने का हक़ भी नहीं है? अगर वोट की इज़्ज़त दो कहने वाली जमात आज रात के अंधेरे में तरमीम पास कर रही है अपने मेंबरान को दिखाए बगैर, अवाम का क्या होगा? कि अवाम को यह हक़ हासिल नहीं कि यार वो तरमीम पे कोई बहस कर सके, तरमीम देख सके। आप उनकी किस्मत के फैसले कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ कर उनको देखने का हक़ नहीं है। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी पार्लियामान है? ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ, जमहूरियत इस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी और इन जमातों की साख ख़त्म हो जाएगी जमहूरियत में। और इस वक्त अगर मैं अब्बास साहब आपसे ये पूछूं कि ये जो मौजूदा बहरान है इसका ज़िम्मेदार, अगर मैं आपको कहूँ कि नंबरिंग करें कि क्या पार्लियामान सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, इस मुल्क की अदलिया ज़िम्मेदार है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तो सारे ज़िम्मेदार हैं। सब ने हिस्सा डाला? सब ने जो इस मुल्क में हैं आज, साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, सब ने हिस्सा डाला है। नैब ने भी डाला है, एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है, जुडिशरी ने डाला है, पार्लियामान ने डाला है, पॉलिटिकल जमातों ने डाला है, हर एक ने डाला है। बाजवा साहब कह गए थे कि अप्रैल 2022 के बाद कम से कम एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गया, अब उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। आपको अभी भी लग नज़र आ रहा है कहीं? क्या मुझसे आप ये सवाल कर यहाँ खुद भाई आप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि आज हम हाइब्रिड हुकूमत है, हाइब्रिड हुकूमत चल रही है, सब मिलकर चला रहे हैं। सही। तो ये आप खुद तस्लीम कर रहे हैं। सही। तो फिर क्या उसमें इसमें देखें, इन बातों को एक तरफ छोड़ दें। आज बैठे यार मुल्क की बात करें ना, आपसे नहीं मुल्क चल रहा, ये बड़ी वाज़ेह हकीकत है। सर वो तो कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी हमारी इतनी कमाल की है कि IMF ने $7 अरब का प्रोग्राम दे दिया है। सर इस पे तो कम से कम मुबारकबाद देना। बहुत मुबारक। तो आपका क्या नहीं ख्याल कि इससे मामलात? सर ये मुबारक की बात है। IMF प्रोग्राम शर्म की बात है कि हम नलायक हैं, जाहिल हैं, हम मुल्क चला नहीं सकते, तुम आकर हम पे कदगने लगाओ, हमें फोर्स करो कि हम अपने अवाम पर इजाफी टैक्स लगाएं, अपने खराजात कम करें। ये दूसरा बाहर से आकर हम पर ये फोर्स करता है, हमें दबाता है कि तुम ये काम करो। हम वो नहीं करते, फिर वो मजीद दबाता है, वो कहता है मैं तुम्हारे पैसे नहीं रिलीज करूंगा। फिर जब आपसे मजीद कंसेशन लेकर वो कहता है अच्छा ये पैसे लो, और वो यहाँ ख़त्म नहीं होता, वो हर 3 महीने बाद रिव्यू करेंगे आपको। ये मामला इतना आसान नहीं है। ये काम आप अपने ज़ोर पर, अपनी अकल के मुताबिक, अपने अवाम को एतमाद में लेकर आप ये काम आपको खुद करना चाहिए, IMF के बगैर करना चाहिए कि मुल्क को कैसे तरक्की देंगे, ये तरीका होता है। लेकिन उसमें आपको अवाम का एतमाद चाहिए। आज अवाम का एतमाद हुकूमत में नहीं है, आज अवाम का एतमाद पार्लियामान पे नहीं है, जमहूरी प्रोसेस पे नहीं है, इस सारे निज़ाम पे नहीं है।
ये हमारी मुश्किलात। सबसे बड़े प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ग़ाना अब्बासी साहब का आप सुन रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, बिलखुसूस जो ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त तनाव की कैफियत, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कम बेश पिछले एक साल से इंतहाई कशीदा है और इस दौरान हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं और अब ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। लबनान, उसके बाद यमन और कल रात जब ईरान की जानिब से इसराइल पे हमला किया गया तो अब लग रहा है कि इस जंग का दायरा कार वसी होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में सिचुएशन किस तरफ जा रही है और क्या इससे ख़ित्ते के और दुनिया के लिए क्या इस असरात मुरतब होंगे, इस सूरत हाल को जानने के लिए इस वक्त ईरान के अंदर क्या सोच है इस जंग को लेके, हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर राशिद नकवी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये मैं जानने की कोशिश करूँगा, कल का इक़दाम, उसके बाद ज़ाहिर सी बात अब जो कशीदगी है वो अपने नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, लेकिन ईरान को इस बात का अंदाज़ा है कि जब हमला किया है तो अब इसके बाद ये जंग आगे बढ़ सकती है और एक तवील जंग भी हो सकती है। तो ईरान की क़यादत ने सिर्फ एक रिएक्शन में, क्योंकि इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई, तेहरान में उनको हमला करके शहीद किया गया, उसके बाद हसन नसरुल्लाह, गोया कि ये रिएक्शनरी है या एक लॉन्ग टर्म जंग के लिए अब ईरान की क़यादत और वहाँ की मुसल्लह अफ़वाज तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे भी आपकी गहरी नज़र है और ईरान के इस्लामी इनक़िलाब की तारीख पे भी एक आपकी अच्छी नज़र है। आप अगर उस हिस्ट्री के तनाज़ुर में देखें तो ईरान के खिलाफ कोई ये सूरत हाल नई नहीं है। जब से ईरान का इस्लामी इनक़िलाब कामयाब हुआ उस वक्त से लेके अभी तक इसी तरह की कहीं पे सैंक्शंस की बात है, कहीं पे हमलों की बात है, कहीं पे ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल वाली बात है। तो ईरान की क़यादत और ईरान की आवाम को इस तरह की जिंदगी की गोया मुझे आदी सी लगती है। और ये जो बात आपने की है रिएक्शन, तो मैं थोड़ा सा उस पर एतराज करूंगा कि ये रिएक्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इनका कानूनी हक था और जो ईरान के यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मंदूब है, उन्होंने भी, इरवानी ने भी इससे बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि कौमी मुत्तहिदा का जो मंशूर है उसका जो 51 आर्टिकल है वो इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई आपकी अर्जी सालमियत के खिलाफ, आपके कौमी इदारे आला के खिलाफ मुल्क के अंदर आके कोई इक़दाम करता है तो उसका जवाब जो है वो कानूनी हक है उसका। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ईरान यकीनन पहले भी तैयार था, अब भी तैयार था, बल्कि इस्माइल हानिया के वाक़े के फौरन बाद जो यहाँ का जोश जज्बा था और जो जवाब देने का एक बेताबी थी, लेकिन वो बहरहाल मुख्तलिफ उस पर तबसरे और तजबिए आ रहे हैं कि अमरीका दरमियान में खालिश बनने की कोशिश की उसने किसी जरिए से इनडायरेक्टली कि आप इसका जवाब ना दें, हम गजा में जंगबंदी करवा देते हैं। तो ईरान ने इस बड़े मकसद के लिए कि जंगबंदी अगर हो जाती है, गजा के अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाती हैं और वहाँ पर जो नस्ल खुशी हो रही है राशिद सुन्नी हुकूमत की आंखों, अगर वो रुक जाती है तो ईरान ने किसी हद तक उस पर खामोशी इख्तियार की। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि मुसलसल राशिद सुन्नी हुकूमत की तरफ से मुसलसल इक़दाम हैं। आप गजा की बात करें, आप वेस्ट बैंक की बात करें, फिर उसके बाद सबसे बड़ा कि लुबनान के अंदर जो कुछ हुआ है और जिस अंदाज से हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया तो उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रहती थी। तो अब भी रात को ईरानी क़यादत ने गालिबन इसी मौजूद को सामने रखते हुए कि इससे पहले हमें धोखा दिया गया, फ्रेब किया गया, अमेरिका ने एक दफा फिर हमें जो है वो डिट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो ईरान ने अपना जो अमल था उसको अंजाम दिया और यकीनन जब इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं तो उसके जवाबी हमले की तैयारी पहले से कर ली जाती है। मुनासिब। और इनफैक्ट राशिद साहब, जंग तो ईरान के लिए कोई नया एलिमेंट नहीं है। इससे पहले हमने 90 की दहाई में देखा है कि 10 साल तवील जंग उस वक्त इराक के ख़िलाफ़ जो सद्दाम रजीम था उसके ख़िलाफ़ भी लड़ी है। बट अवामी तायद और हिमायत क्या उसी सतह पे है जो उस दौर में थी कि इस वक्त जो क़यादत फ़ैसले कर रही है, आम ईरानी भी इस क़यादत के फ़ैसले के साथ खड़े हैं और उन्हें पता है कि जो दूसरी तरफ
इसराइल अपनी जगह पर एक ताकतवर मुल्क और उसके साथ उसका जो इत्तेहादी है अमेरिका की शक्ल में वो भी खत्ते में मौजूद है, तो इस जंग की कॉस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है। तो क्या जो पब्लिक सपोर्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद है ईरानी क़यादत के लिए? देखिए उसका जो पैरामीटर्स है ना, वो आप कल का इस हमले के बाद का जो ईरानी अवाम का रिएक्शन है, और चूंकि हम तो मुआशरे में रहते हैं और हर तरह के, मैं स्टूडेंट्स में भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में मेरा सिलसिला है पढ़ाने का सिलसिला, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं, आम सोसाइटी में रहते हैं। तो कल एक बेहतरीन मेयार तय पाया है कि ईरान के अंदर जिस अंदाज से खुशी मनाई गई रात के मिसाइल हमलों के बाद, उससे अंदाजा होता है कि ईरानी अवाम के अंदर तो पहले वाले जो इक़दाम हैं उनका जवाब देने के लिए बेताबी पहले से मौजूद थी। अलबत्ता प्रोपेगेंडा भी होता है बाहर से सैंक्शंस के नाम पे और इक़्तिसादी मुश्किलात के नाम पे, लेकिन ये ईरान के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, कि ये उन ममालिक ने कि जिन्होंने अमरीकी डिक्टेशन को कबूल किया, अब मैं नाम नहीं लेता, और उन्होंने हर तरह जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने कबूल किया, उनकी इक़्तिसादी सूरत हाल इस वक्त कहाँ पे खड़ी है कि वो बड़ी आइडियल पोजीशन पे आ गए हैं कि दुनिया उनको देख के जो है उसकी पैरवी करे। तो जो अमेरिका का जिसने साथ दिया, अमेरिकी पॉलिसी का साथ दिया, उसने क्या पाया कि ईरान के अंदर जो है ये एक डिस्कशन जरूर है और अच्छी एक बड़ी मुस्बत डिस्कशन है। तो उसमें जो दलाइल आते हैं कि वो कोई अमेरिका की वजह से दुनिया में इक़्तिसादी तब्दीलियां नहीं आती, उसके बहुत सारे अवामिल हैं। अलबत्ता सैंक्शन से अपना रोल बनता है, लेकिन यहाँ पे जो माहिरीन है वो कहते हैं कि सैंक्शन ने ईरान को एक बड़ी पावर में तब्दील कर दिया। अगर ये सैंक्शंस ना होती तो ये हर चीज को इम्पोर्ट करते हैं, हर चीज बाहर की तरफ देखते। आप देखें कल वाले मिसाइल, तमाम दुनिया की पाबंदियों के बावजूद कल वाला बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर किया गया है और जो उसने अमल किया है, क्या सैंक्शन बताती है कि सैंक्शन की सूरत में होता है? यकीनन ये जंग अज़्म और इरादों की जंग है और इस जंग को ईरान इस निगाह से देखता है और ईरान की अवाम भी इसको जब एक ईरानी शहरी के तौर पे देखती है ना। ईरानी शहरी एक दफा होता है कि वो एक इनकलाबी शहरी है, एक इनकलाबी फर्द है, लेकिन जब हैसियत ईरान को डिग्रेड किया जाता है तो सब पिस जाते हैं। और राशिद साहब, इनफैक्ट इस वक्त ईरान जो खित्ते के ममालिक हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब और दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके किरदार को किस नज़र से देख रहा है? और कहीं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स भी हो रही हैं कि इसके बाद सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए। वो दीगर ममालिक जिसमें रूस है, जिसमें चीन है, या वो कि जो इस सारे सिचुएशन को कहीं काम डाउन करना चाह रहे हैं, तो कुछ सफारती कोशिश इस हवाले से भी कुछ हो रही हैं तेहरान से? देखिए ईरान का ये अंदाज हमेशा रहा है। आप 8 साल सद्दाम के साथ जंग का जमाना देख रहे हैं, उस वक्त भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इलाकाई ममालिक, दुनिया के उस वक्त भी उन्होंने अपने सिफारती सिलसिले को जारी रखा। अब भी यानी सिफारती कोशिशें अब भी जारी हैं। आज भी फ्रांस के साथ, इटली के साथ, 2-4 बड़े ममालिक के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है वज़ीर ख़ारजा की। वज़ीर ख़ारजा से पहले भी मुसलसल जो जनरल असम्बली के इजलास में उन्होंने बाकायदा इन्हीं मौज़ूआत पे मुख्तलिफ ममालिक को एतमाद से लेने की कोशिश की है। लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त जो आलमी तख्तबंदी है उसके अंदर अरब ममालिक की अक्सरियत अमेरिका के साथ खड़ी है और अमेरिका पूरे का पूरा जो है वो इसराइल के दिफा में खड़ा है। और कल तो उसने ओपनली बयान दिया है कि हमने मिसाइल को रोकने के लिए और ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए पूरा इसराइल का साथ दिया है और आइंदा भी इसराइल का दिफा करेंगे। अब तो जब से ये इलेक्शन कैंपेन नए उसके लिए चल रही है, उस वक्त तो अब ट्रंप और एली के दरमियान जो है एक दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी को अपनी तरफ जो है वो उनकी तवज्जो को मकबूल कराने में कामयाब। दोनों के दरमियान एक जंग है कि कौन उनके लिए ज्यादा मकबूल बनता है। और ये ज़ायनिस्ट लॉबी है जो पूरी दुनिया में फैली है, अमेरिका में भी मौजूद है और उसके देख रहे हैं। लेकिन ईरान डिप्लोमेसी को, अपनी सफारती कोशिशों को हमेशा जारी रखता है। उसके पास लॉजिक है और अपनी लॉजिक की बुनियाद पे वो हर जगह पे जाता है, अपने मुखालिफ के पास भी जाता है। उसने उन तमाम अरब ममालिकों के जो इस वक्त इसराइल के साथ गोया खड़े हैं। मैं राशिद साहब, क्योंकि सेगमेंट का वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो मैं आखिर पे ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ इतलात अब ये हैं कि शायद इसराइल की जानिब से जवाबी हमला होगा और बिलखुसूस ईरान के अंदर उनकी जो आयल तनसीबात उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी।
तो ईरान के अंदर भी कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इस तरह की कोई वहाँ पे अवेलेबल है, और फिर जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं, वो भी कुछ ऐसे हैं कि जिससे कहा जा सके कि वो तमाम तनसीबात महफूज भी हैं, और अगर कोई हमला होता भी है तो उसको बेहतर अंदाज में टैकल किया जाएगा। जी देखिए, आपके प्रोग्राम के बाद की गुंजाइश के पेश नजर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी तफसीलात पे तो नहीं जाया जा सकता। जाहिर है इस वक्त हमारे साथ तो जो हमारे पास बयानात हैं उन्हीं पे जो है वो इत्तेफाक करेंगे, तो वो तैयारी मुकम्मल है। लेकिन एक बात मैं जो आखिर में कहना जरूरी समझता हूँ, इस वक्त ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी बात, या जिसे आप कहें कि एक बर्निंग इशू या एक हर शख्स की जुबान पे है, वो है कि ईरान को अब अपनी एटमी धमाका या एटमी कुव्वत होने का ऐलान कर देना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये रिएक्शन होता है इसराइल की तरफ से, तो ये एक बड़ा एक अहम मामला है कि जो एक नए सिरे से उठ सकता है। बड़ी अहम बात की आपने आखिर पे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाहौर चलेंगे, जहाँ पे नाबीना सरकारी मुलाजमीन के जो 9 रोज़ से बल्कि 10 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत वक्त उनके आवाज़ को सुन नहीं पा रही। क्यों नहीं सुन नहीं पा रही, और क्या वजूहात हैं, और क्या उनके मसाइल ऐसे हैं कि जिनको हल नहीं किया जा सकता या इग्नोर किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ जिक्र करते हैं लाहौर में पिछले 9 रोज़ से जो इस वक्त नाबीना अफराद जो सरकारी मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस, उनके मुजाहरे चल रहे हैं, उनके मुतालबात हैं जो इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सुने, यकीन दहानियाँ कराएंगी, लेकिन अभी तक ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? बजाय मसाइल हल होने के इन नाबीना अफराद के ऊपर तशद्दुद भी किया, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद। बहुत शुक्रिया बिलाल वक्त देने के लिए। इनफैक्ट जानना चाहेंगे कि ये मामला है क्या। अभी तक कुछ 9 रोज़ कहा जा रहा है कि हो चुके हैं, लोग सड़कों पे हैं, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, उस पर ज़ख्मी भी हुए हैं, तो कोई मुजालबात की नौयत क्या है, और हुकूमत वक्त क्या इस हवाले से अपना स्टांस दे रही है, क्या पोजीशन ले रही है इस पर? शराई साहब, आज उनका जो एहतजाज है उसको तकरीबन आज 10वां रोज़ जो है वो हो चुका है। 10 रोज़ से ये जो नाबीना अफराद हैं ये लाहौर में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ये मामला तकरीबन 5 साल से चल रहा है। नाबीना अफराद का ये मुतालबा चलता आ रहा है कि जो उनके लिए कोटा मुख्तस किया गया है सरकारी मुलाजमतों पर, उस पर अमल दरामद नहीं होता। 5 साल से पहले तो उनका ये मुतालबा था कि उन्हें उस कोटे के मुताबिक जॉब्स ही नहीं मिलती। फिर उस कोटे के मुताबिक जॉब्स जब मिलना शुरू हुई तो फिर उनका ये कहना था कि उस कोटे के पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि फिर अब तो वो ये भी कहते हैं कि इस कोटे को बढ़ाया भी जाना चाहिए। तकरीबन ये इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 900 से 1000 लोग हैं जो इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं सारी सूरत हाल से, नाबीना अफराद। तो जो इस वक्त एहतजाज में शामिल हैं, तो एक वक्त के ऊपर हम देखते हैं कि 200 से 300 लोग जो हैं वो हर वक्त एहतजाज में यहाँ पर जो है वो मुसलसल धरना दे के बैठे हुए हैं। आज से 10 रोज़ कबल जब ये धरना स्टार्ट हुआ था, इनका एहतजाज शुरू हुआ था, तो ये लोग आकर जो है वो ऐवान वज़ीर आला के बाहर जो है ये बैठे थे। इसके बाद इन्होंने अपना जो धरना था उसको शिफ्ट किया, ये प्रेस क्लब चले गए, फिर पंजाब असम्बली के सामने भी ये बैठे रहे, लेकिन इनकी जो सुनवाई थी वो नहीं हुई। और उसके बाद इन्होंने कल दोबारा जो है ये डिसाइड किया कि वो जो वज़ीर आला का ऑफिस है उसके बाहर जाएंगे। जब इन्होंने वहाँ मूव करना चाहा तो उस पर पुलिस ने उनको रोका, जिसके बाद हमने देखा कि कुछ कशीदगी भी पैदा हुई, हाथापाई भी हुई। पुलिस का ये कहना है कि उनके जो तो लेकिन बिलाल, पंजाब हुकूमत को तो मौक़िफ़ है कि कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो इसका जमहूरी हक है, उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। तो ये अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर या हाउस के बाहर जाना चाह रहे थे तो कोई मुश्तिल थे, कोई ख़तरा था कि इनको रोका गया कि वहाँ पर नहीं जा सकते? देखें शराई साहब, ये जब पंजाब असम्बली के बाहर बैठे हुए थे तो तब भी पुलिस ने कोशिश ज़रूर की कि किसी तरीके से इनको यहाँ से जो है ना वो हटाया जाए। लेकिन जब ये कल जब वज़ीर आला ऑफिस की तरफ गए हैं तो उस वक्त पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। उसके दरमियान जो सिचुएशन थी सारी लॉ एंड ऑर्डर की वो क्रिएट होती हुई नज़र आई। पुलिस का तो ये कहना है कि नाबीना अफराद की जानिब से पुलिस के जो एहलकार थे उनको ज़ख्मी किया गया है, जबकि नाबीना अफराद जो हैं वो कहते हैं कि उनके जो एहतजाज में शामिल अफराद थे उन पर पुलिस ने
जो है वो हमला किया और उनके लोग जो हैं उस सारे सिनेरियो में ज़ख्मी हुए हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास आया है, कोई तसल्ली दी हो, बताया? और जो आप बता रहे थे कि जी कोटे पे अमल दरामद, गोया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नशिस्तें माजूर अफराद के लिए मुख्तस होती हैं वहाँ पे कोई और लोग भर्ती हो रहे हैं? ये अमल दरामद ना होने से मुराद क्या है? और ये कि फिर हुकूमत इनको अंगेज भी कर रही है या नहीं, बस पुलिस के रहमो करम पे छोड़ दिया गया इन्हें? देखिए, कल जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि किस तरह नाबीना अफराद जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे और उनका पुलिस के साथ क्लैश हुआ है। तो उसके बाद जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, उन्होंने इसका नोटिस लिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये डायरेक्शन दी कि वो ख़ुद इस मामले में जो है वो इन्वॉल्व हो, इंटरवीन करें और तहम्मुल का मुजाहरा करने का पुलिस को भी कहा गया, क्योंकि नाबीना अफराद हैं। तो वज़ीर आला का ये कहना था कि इनके साथ किसी किस्म की भी सख्ती ना बरती जाए और इस मामले को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद जो वज़ीर आला की डायरेक्शन थी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है और उनकी जानिब से नाबीना अफराद के साथ बातचीत का मरहला शुरू किया गया था। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10वां रोज़ है इनके एहतजाज का, अभी तक मामला हल नहीं हुआ और इस वक्त जो नाबीना अफराद हैं वज़ीर आला ऑफिस के सामने बैठकर अपना जो है वो धरना दिए हुए हैं। इनकी डिमांड्स तो यही हैं कि इनका जो कोटा मुख्तस किया गया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पर नहीं हुई, बल्कि इनका ये भी कहना था कि इस कोटे को बढ़ाया जाए। जॉब्स जो इनको दी गई कोटे के मुताबिक वो डेली वेजेस की, इनको जो है वो उस पर डेली वेजेस पर इनको जॉब्स मिली हैं और उसके ऊपर भी मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जाता। कुछ लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था जिनको पहले जॉब दी गई और फिर उनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो रोकी गई हैं। ये सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर ये नाबीना अफराद जो हैं आज 10वां रोज़ है कि यहाँ एहतजाज करके बैठे हुए हैं। तो इनके साथ इजहार यकजहती के लिए कोई और सियासी जमातें या तंजीमें भी या अकेले बैठे हैं नाबीना अफराद की एसोसिएशन और वो खुद इस मामले को हाईलाइट कर रही है? देखिए शराई साहब, बाकी जो जिस तरह के आपने बात की कि किसी ने इजहार यकजहती किया हो, बयानात की हद तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इनके एहतजाज में जाकर इस तरह से किसी ने इजहार यकजहती नहीं की अभी तक। तो हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि खुद जो नाबीना अफराद हैं यही लोग वहाँ मुसलसल, आज 10वां रोज़ है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ एक धरना दे के बैठे हुए हैं। और हुकूमत की जानिब से कोई वाज़े कोई एक स्टेटमेंट नहीं आई कि मसाइल इनके जेन्युइन हैं, उनको हल करने की कोशिश हो रही हैं, या अभी एंगेजमेंट की हद तक बस चीज़ें चलने से ज़्यादा कुछ? देखिए, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कल से जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सीएम ने नोटिस लिया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये डायरेक्शन दी कि वो इस मामले में इंटरवीन करें और इस मामले को जो है वो हल किया जाए, तो उसके बाद से चीफ सेक्रेटरी और फिर जो मिनिस्टर हैं पंजाब काबीना के, वो इंगेज उन्होंने ज़रूर किया है इन जो एहतजाज पर बैठे हुए इस वक्त नाबीना अफराद हैं, लेकिन ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ और इस वक्त भी उनका एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, लाहौर हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।